हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू बुलसाई सीरीज। आज जो है हम लोग जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में जो हमने फर्स्ट सेशन लिया था फ्रिक्शन के बारे में, उसमें हमने फंडामेंटल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स होती क्या है, क्यों वो एक्ट करती है, कितने टाइप की है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसके बेसिस पे कुछ बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन हमने देख लिए थे। तो उसी यूनिट को आगे लेकर के अगर जाएं तो हमारे पास एक डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जस्ट अ मिनट, यस, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोला जाता है? देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल है जो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच एक्ट करेगा। कब? व्हेन फ्रिक्शन एक्टिंग इज लिमिटिंग। सो डेफिनेशन पे जाएंगे तो क्या बोलेंगे? इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। तो रिजल्टेंट कौन है नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का? विच इज नथिंग बट टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो एंगल टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल एक दूसरे के साथ बना रहे हैं, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर इसी ट्रायंगल को देखा जाए, इस ट्रायंगल को देखा जाए, तो अगर इस एंगल के लिए अल्फा, तो परपेंडिकुलर होगा ये साइड विच विल बी एफ एल, और बेस होगा नॉर्मल। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा कैन बी रिटन एज, फॉर दिस ट्रायंगल, टेंजेंट ऑफ अल्फा कैन बी रिटन एज एफ एल बाय म्यू एन। एफ एल का वैल्यू मुझे पता है म्यू एन होता है, और ये वैल्यू पुट कर दिया जाए तो एफ एल बाय एन की वैल्यू क्या आएगी? टेंजेंट ऑफ अल्फा म्यू, और तो अल्फा कितना आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स म्यू। तो हम ये डेफिनेशन को याद रख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ अल्फा म्यू के बराबर होता है, तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा। तो अल्फा यहां से निकाला जा सकता है। क्लियर है? तो क्या है? इट इज अ एंगल बिटवीन टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। क्लियर? ओके। अब देखिए, एक और एंगल डिफाइन होता है एंगल ऑफ रिपोज। कैसे डिफाइन होगा ये एंगल? देखिए, सपोज आपने एक ब्लॉक को एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा और उस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाते रहे, तो कभी कोई ऐसा पॉइंट आएगा व्हेन दिस ब्लॉक विल बी एट वर्ज ऑफ मोशन। ये जस्ट मोशन स्टार्ट करने वाला होगा। आप एक ब्लॉक को एक इंक्लाइन प्लेन पे रखिए और उससे इंक्लिनेशन बढ़ाते रहिए, तो कभी ना कभी एक ऐसा एंगल अचीव करेगा, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसके लिए ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लिप और जस्ट एट द वर्ज ऑफ इट्स स्लिपिंग। तो उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या है? इट इज द मिनिमम एंगल थीटा मेड बाय द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन जो किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ बनाए, with the horizontal such that the object placed on the inclined plane just begin to slide. This just word is important. That is, it is just a limiting angle at which motion of the block will start. Clear? And theta is different for different material in contact. अब वो डिपेंड करेगा कि सरफेस किस मटेरियल से बनी हुई है और ब्लॉक किस मटेरियल का। तो सरफेस जो कांटेक्ट में है एक दूसरे के साथ, उनका नेचर ऑफ सरफेस क्या है, टाइप ऑफ सरफेस क्या है। When angle of inclination equal to angle of repose, then the block is just begin to slide. अब देखिए ध्यान से, देखिए जब ब्लॉक इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो mg लगेगा, mg cos थीटा लगेगा, mg sin थीटा लगेगा, और इधर नॉर्मल लगेगा। ये हमको पता होते हैं कि ये सारे फोर्सेस को हम बैलेंस कर लेते हैं। होगा क्या? mg sin थीटा विल ट्राई टू ब्रिंग इट डाउनवर्ड एंड फ्रिक्शन विल ट्राई टू अपोज। तो कब होगा? जब mg sin थीटा मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो जाए। जब mg sin थीटा मैक्सिमम फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, तो ये मोशन के जस्ट वर्ज पे आएगा, और उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया तो क्या होगा? मोशन स्टार्ट भी हो जाएगा। तो जो टू जस्ट बिगिन द मोशन वी कैन राइट लिमिटिंग फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा, यानी कि mg sin थीटा मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, विच इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन ए। ये इसका डेफिनेशन हमने पढ़ा ही हुआ है। एन ए का वैल्यू रख दिया, एन ए और ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी mg cos थीटा, तो वो दोनों को रख दिया, इसके बराबर रख दिया।
क्या कैंसिल हो गया, mg और mg गॉट कैंसल्ड, तो म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा अगेन। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स म्यू एस, और टेंजेंट इनवर्स म्यू ओनली, वी कैन से दैट। पीछे एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी क्या था, वो भी टेंजेंट इनवर्स म्यू था, और एंगल ऑफ रिपोज भी क्या है, टेंजेंट इनवर्स म्यू, बट डेफिनेशन अलग अलग है। वो क्या था, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये क्या है, दैट मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर विच ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन दैट इंक्लाइन प्लेन जस्ट बिगिन टू स्लाइड। क्लियर। तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन ये होगा कि दोनों न्यूमेरिकली तो बराबर होंगे। यहां पे जो एंगल आएगा, एंगल ऑफ रिपोज, जिस पे ये जस्ट स्लाइड करना शुरू करे, और इसके बीच जो एंगल आने वाला है नॉर्मल, और इसके बाद जब फ्रिक्शन क्या मैक्सिमम एक्ट करे, तो ये दोनों एंगल न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। दिस इज द रिलेशन, क्योंकि ये भी म्यू के बराबर है और ये भी म्यू के बराबर है, क्योंकि ये दोनों हमने डिराइव कर लिए। क्लियर। देखते हैं अभी आगे इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन देखिए, ब्लॉक स्टार्ट्स ऑन अ रफ इंक्लाइन, ब्लॉक रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। तो पहले तो ये कीवर्ड को समझो, रेस्ट लिखा है, ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। रेस्ट पे है 30 डिग्री एंगल बना करके। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज कितना है, 0.8। if the friction force on the block, if the frictional force on the block is 10 न्यूटन, then the mass of the block is, कितना रहेगा mass of the block, ये जानना चाहते हैं कि इनमें से mass of the block क्या रहने वाला है। देखो जी, सबसे पहले आपने क्या देखा सर, इधर 30 डिग्री है, टेंजेंस ये mg sin 30 कितना है, ये वैल्यू, ये mg cos 30, हम क्या करेंगे, mg के सबसे पहले कंपोनेंट ले देंगे, mg sin 30, mg cos 30, जो हम रेगुलर वे में लेने आते हैं हमको ऑलरेडी। ये थीटा है 30 डिग्री का। पहले तो ये चेक कर लो कि जो म्यू है क्या ये स्लाइड करेगा भी या नहीं करेगा, उसके लिए पहले चेक कर लेते हैं थीटा आर क्या होगा। हमको ये पता होता है टेंजेंट ऑफ थीटा आर क्या होता है सर, वो म्यू के बराबर होता है, यानी कि 0.8 होता है, 0.8 होता है। तो 0.8 का क्या मतलब है, वैल्यू तो पता नहीं। देखो टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है, टेंजेंट 30 डिग्री सर 1/√3, यानी कि ये 0.58 के बराबर, यानी कि 0.6 के आसपास की वैल्यू होगी। और टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री कितना होता है सर, वो 1 होता है। टेंजेंट ऑफ 45 1 है, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री कितना है, 0.6 के आसपास का वैल्यू है। तो टेंजेंट ऑफ 0.8 कितने का होगा, तो ये देखो थीटा आर, इसका मतलब है कि देखो सर 30 डिग्री से तो थोड़ा बड़ा होगा और 45 डिग्री से थोड़ा छोटा होगा। ये तो कह सकते हैं हम लोग कि जो एंगल ऑफ रिपोज है वो 30 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे 45 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 30 डिग्री से बड़ा एंगल होगा और एंगल ऑफ रिपोज से भी बड़ा एंगल होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का, तो वो स्लिप करेगा। बट अभी क्या है, अभी तो मुझे कितना एंगल दिया, इंक्लिनेशन एंगल 30 दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ रिपोज से तो कम ही है 30 डिग्री, तो यानी कि वो स्लिप करने की कंडीशन में नहीं है और ना ही वो वर्ज पे है। तो फ्रिक्शन कैसा एक्ट करेगा, ये फ्रिक्शन ना तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा और ना ही काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ये कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। ये दोनों बराबर होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होते हैं, यानी कि आपके पास एक सिंपल सी वैल्यू आएगी, mg sin 30 जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 10 रहने वाला है, यानी कि m इंटू जी कितना है, सपोज 10 ले लीजिए, 10 ही दिया हुआ लेने के लिए, यस। और ये वैल्यू कितनी है, 1/2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, यानी कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है। ठीक है, mg sin 30, 10 10 कैंसिल हो गया, तो मास कितना आ गया, मास ब्लॉक का जो है जी 2 kg होना चाहिए। कोई ऑप्शन है, 2 kg मास होना चाहिए ब्लॉक का, तो जा करके ये रहेगा। सर आपने फ्रिक्शन को म्यू एन क्यों नहीं लिखा, देखो म्यू एन तब होता है जब मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कब होता, जब एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता इंक्लिनेशन एंगल या फिर उससे ज्यादा होता, ताकि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता। बट क्योंकि वो अभी मूव करने की सिचुएशन में ही नहीं है, ना वो वर्ज पे है और ना वो मूव करेगा, तो स्टैटिकली रेस्ट पे रहेगा बस, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। क्लियर। अब और देखते हैं सर, अगर मोशन हो ही जाए इंक्लाइंड प्लेन पे,
तो पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है मोशन होने के लिए, कंडीशन ये है कि जो आपका थीटा होगा वो एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा होना चाहिए, थीटा आर से बड़ा होना चाहिए, यानी कि थीटा आर कितना है आपका टेंजेंट इनवर्स म्यू से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज तो मोशन स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ देख लो, अगर आपका एंगल जो है एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगी, पहली बात ये, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं होगा मोशन। ये किस पे रहने वाला है, रेस्ट पे रहने वाला है, इस केस के लिए एक्सेलरेशन नहीं रहेगी। बट अगर हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि हाँ उससे बड़ा है, तो फिर क्या होगा, फिर देखते हैं। mg साइन थीटा उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन जो है रोकने की कोशिश करेगा, और एक्सेलरेशन भी आ चुकी होगी, तो ये फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। नॉर्मल एन डैश किसके बराबर होगा सर, mg cos थीटा के बराबर होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी सर, म्यू इंटू एन डैश होगी, ये वैल्यू होगी। तो क्या हम लिख सकते हैं, फ्रिक्शन तो जो है म्यू एन डैश है, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, mg साइन थीटा, देखो ये है फोर्स अलोंग द मोशन, mg साइन थीटा, अपोज क्या कर रहा है, फ्रिक्शन, तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू ma। ये कौन सा लॉ है, दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये रहने वाला है mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू ma। अब क्या करिए, m से डिवाइड कर दीजिए और a निकाल लीजिए, तो a कितना आया, g साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, एक्सेलरेशन g को भी कॉमन ले दीजिए, तो आपके पास एक अच्छी सी इक्वेशन आएगी, g साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो ये होता है, दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन, ये डायरेक्टली भी याद रखना हम लोगों को, एक्सेलरेशन ऑन अ रफ inclined प्लेन। ये होगा ब्लॉक का एक्सेलरेशन एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पे। और अगर स्मूथ प्लेन हो तो म्यू भी जीरो, तो कितना होता है सिर्फ जी साइन थीटा, अगर म्यू जीरो हो जाए तो जी साइन थीटा, जो कि हम एनएलएम में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो आपको ये इक्वेशन डायरेक्टली याद रखनी है कि अगर एक ब्लॉक को रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रख के छोड़ दिया जाए और उसका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है, तो वो एक्सेलरेट करते हुए नीचे आएगा और उसकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। क्लियर? और अगर कम हुआ तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगी, और एक्सेलरेशन अगर नहीं हुई ब्लॉक की तो यानी कि स्टैटिक रहेगा, यानी कि फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और इधर क्या एक्ट करेगा, mg का कौन सा कंपोनेंट एक्ट करेगा, mg साइन थीटा। तो ये दोनों भी बराबर होंगे, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था कि जो है ये कैसा एक्सेलरेशन जीरो थी, तो हम लिख दिए थे कि ये दोनों बराबर है। पिछले क्वेश्चन में हमने यही केस यूज किया था, बट इस केस में हम लिखेंगे एक्सेलरेशन कितनी होगी ये, या तो आप ये न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखना सीखो, नहीं तो फिर ये एक्सेलरेशन का वैल्यू याद रखिए। क्लियर है? एक बार देखते हैं कि किस टाइप का इससे सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, अ प्लैंक विद द बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेस्ड अबाउट द अदर एंड। एक प्लैंक का जो इंक्लिनेशन एंगल बढ़ाया जा रहा है, एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप। मतलब 30 डिग्री पे बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप, इसका मतलब ये क्या है, आपका थीटा आर है, एंगल ऑफ रिपोज है, एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। 4 मीटर नीचे आ गया 4 सेकेंड में। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी। कौन सा जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन रहने वाला है इन दोनों में से। देखो, पहले तो थोड़ा ऑप्शंस को बुरी नजरों से देखो। ये जानना चाह रहा है कि म्यू एस क्या रहेगा और म्यू के क्या रहेगा। एक तो हमें ये बात पता होती है कि म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, तो पहले तो कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ देखो, म्यू एस छोटा है म्यू के बड़ा है, यहाँ पे दोनों बराबर हैं, तो ना तो ये ऑप्शन हो सकता ना ये ऑप्शन हो सकता। हमने बिना ही देखे, क्योंकि हमें ये रूल पता है, तो हमने दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये म्यू एस के लिए है और यहाँ पे क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ, उसी ऑर्डर में लिखे हुए हैं वो लोग। अब हमें जानना है कि इनमें से कौन सा वैल्यू होगा। वो कैसे जानेंगे जी? देखो,
आपने ये ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया, ये ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास डायग्राम देखो, हमारे पास mg साइन थीटा पे जो यहाँ पे जब 30 डिग्री एंगल होगा तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, यानी कि म्यू एस इंटू एन। यानी कि इस टाइम पे क्या है, वर्ज ऑफ मोशन। मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, एक्सेलरेशन अभी भी 0 है, बट जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला है। इससे थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन अभी भी 0 है, वर्ज ऑफ मोशन, यानी कि mg साइन थीटा मैक्सिमम फ्रिक्शन की लिमिट पे पहुंच गया है। तो आप यहां से ये लिखेंगे कि mg साइन 30, ये जो वैल्यू है ये म्यू एस इंटू एन है। और n किसके बराबर रहता है सर, वो तो mg cos 30 के बराबर रहता है। तो आप लिखेंगे mg साइन 30 इक्वल टू म्यू एस इंटू mg cos 30। ये हमने डेफिनेशन भी वैसे याद ही थी कि म्यू एस किसके बराबर होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा आर, यानी कि 30 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते थे। तो म्यू एस किसके बराबर होगा, 1/√3। ये वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 0.6 आएगी। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, 0.6 म्यू एस है, तो ये आ जाएगा। और अगर निकालना चाहते हो कि सर म्यू के निकाल के ही दिखा दीजिए, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। आपको पता है कि इसने, ब्लॉक ने, जब मोशन स्टार्ट होगा तो 4 मीटर जाने में कितना टाइम लिया सर, 4 सेकंड लिया। यू कितना था, 0 था। तो टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो क्या मैं ये लगा सकता हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यू तो 0 है, ये गायब हो गया, तो 4 इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वेयर, यानी कि 4 का स्क्वेयर। तो ये भी कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन कितनी आई, एक्सेलरेशन आई 2/4, यानी कि 1/2। इन रफ इंक्लाइंड प्लेन पे, ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है, और इसके ऊपर एक्सेलरेशन जो है कैसी आएगी, 1/2। एक्सेलरेशन का हमने भी फॉर्मूला पढ़ा, यस सर पढ़ा था, कितना था, जी साइन थीटा, जी साइन 30 माइनस म्यू कॉस 30, यही होगा, इक्वल टू 1/2। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जो म्यू आएगा वो म्यू के आएगा। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हो म्यू के, तो आपको मिल जाएगा कि ये 0.5 आ रहा है। यहाँ से म्यू के भी सॉल्व कर सकते हो आप, कि जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा, द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप व्हेन एंगल रीचेस 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे अगर मोशन हम दिखा दें और एक्सेलरेशन का वैल्यू मुझे पता ही है और फॉर्मूला भी पता है, तो मैं म्यू के भी निकाल सकता हूँ। तो दिस इज हाउ यू विल रीच दिस वैल्यू। क्लियर? तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, कई बार वो 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम पे जाएगा कि सर देखिए 2 ब्लॉक हैं, एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं चिपका करके, और एक के साथ जो है फ्रिक्शन 1 यहाँ पे μ1 है और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2 है। दोनों का कुछ एक्सेलरेशन अब कमेंट्री करनी है कि अगर देखो दोनों जो हैं कोई फ्रिक्शन ना हो, ये यानी कि ये प्लेन सरफेस हो, तो क्या होगा, दोनों की एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितनी होगी, क्योंकि देखो रफ इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, a1 कितना आएगा, वो आएगा जी साइन थीटा माइनस μ1 कॉस थीटा, और दूसरा कितना आएगा, जी साइन थीटा माइनस μ2 कॉस थीटा। यानी कि ये μ1 और ये μ2 डिसाइड करने वाला है कि a1 और a2 की वैल्यू क्या रहने वाली है। अगर दोनों जीरो ही हुए, दोनों अगर जीरो ही हुए, सो 0 0 पुट कर दी, तो जी साइन थीटा यानी कि दोनों की एक्सेलरेशन बराबर होंगी। तो ना 4 kg 2 kg को पुश करेगा और ना 2 kg 4 kg को, तो दोनों चिपक के आएंगे नीचे, बट दोनों एक दूसरे को पुश नहीं कर रहे होंगे, फोर्स नहीं लगा रहे होंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी इस केस में, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट केस। बट अगर एक केस ले लेते हैं कि सर अगर μ2 ज़्यादा हुआ और μ1 कम हुआ, तो अगर μ2 ज़्यादा हुआ तो इसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी, अगर μ2 ज़्यादा है तो a2 क्या होगा, कम होगा, यानी कि a2 विल बी लेस देन जिसका म्यू ज़्यादा उसमें से ज़्यादा माइनस होगा, तो a2 विल बी लेस देन a1।
अगर A2 जो है, इसमें ध्यान से देखना, इसके अंदर मैं इस डायग्राम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर A2 कम है और A1 ज़्यादा है तो ये ब्लॉक तो क्या मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा, और ये ब्लॉक कैसा मूव करेगा, इसका मोशन स्लो मोशन होगा, इसका मोशन फास्ट मोशन होगा। तो क्या होगा, ये ब्लॉक आगे निकल जाएगा और ये ब्लॉक पीछे रह जाएगा। तो क्या होगा, बोथ द बॉडीज, ये इसके लिए सेकंड के लिए, ये इसी के लिए लिखा है, नॉर्मल क्यों जीरो होगा, बोथ द बॉडीज विल स्लाइड डाउन एंड सेपरेटली इन डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो दोनों के दोनों जो है सेपरेट हो जाएंगे। इस केस के लिए अगर दोनों अलग अलग हुए तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद उनका नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहने वाला है। तो कई बार इस पे असर्शन रीजन पूछ लिया जाता है, या कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होगा। तो आपको बस ध्यान रखना है, फ्रिक्शन नहीं हुआ तो भी नॉर्मल जीरो। अगर यहाँ फ्रिक्शन कम हुआ, सॉरी यहाँ कम हुआ और यहाँ ज़्यादा हुआ, फ्रिक्शन का वैल्यू देखो μ1 लेस है μ2, तो इस पे क्या होगा, ये फास्ट जाएगा वो स्लो आएगा, ज़्यादा फ्रिक्शन तो भी नॉर्मल नहीं आएगा। तीसरे केस में लेते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है और यहाँ फ्रिक्शन कम है, यानी कि ये कैसा मूव करेगा, दिस ब्लॉक स्लो, ये मूव स्लो करना चाहेगा और ये फास्ट, बट आगे रखा है उसके, तो दोनों जुड़ के आएंगे, तो ये कंबाइंड फॉर्म में मूव करेगा। तो इनका एक कंबाइंड मोशन होगा, कंबाइंड मोशन होगा, यानी कि 4 kg पे फ्रिक्शन कम लग रहा है, वो ज़्यादा तेज़ी से आना चाहेगा, बट 2 kg उसके आगे है और वो स्लो मूव कर रहा है। तो इस तरीके से ले लीजिए, जैसे आप भागना चाह रहे हो, एक भीड़ है, आप तेज़ी से भागना चाह रहे हो, बट आपके जो आगे खड़ा है वो उतनी तेज़ी से नहीं भागना चाह रहा, तो आप क्या करोगे, आप उससे टकरा जाओगे और आप उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाओगे, और होगा क्या, फिर दोनों कुछ कॉमन वेलोसिटी से चलते रहोगे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। तो होगा क्या इस केस में, A1 और A2 कंबाइंड मूव करेंगे तो दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, बराबर होगी, A1 A2 बराबर होंगे, बट इस बार नॉर्मल रिएक्शन जो है क्या होगी, इस बार नॉर्मल रिएक्शन जो ब्लॉक की होगी वो जीरो नहीं होगी, दोनों एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगे, लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्सेस लगाएंगे। तो इस तरीके से भी आपके पास एक टाइप के सवाल पूछ ले जाते हैं, जो कि असर्शन रीजन में और इन सब में काम आते हैं। क्लियर है। तो ये था आपका फ्रिक्शन का डिस्कशन, जो हमने बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने की कोशिश की कि फ्रिक्शन में किस किस तरीके के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट पार्ट में भी हमने डील किया था, जिसमें हमने देखा था कि फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उसके अंदर आता है। यहाँ पे हमने एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, और जब दो ब्लॉक हो तब कैसे मोशन मूव करेगा। क्लियर है। तो चलिए, तो हम अगली क्लास में और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ जो है मिलते हैं आपको। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के कॉन्सेप्ट को सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, एंजॉय, सी यू, बाय बाय।